नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत। साथियों, आज हम ऐसी कंपनी का IPO का रिव्यू करने जा रहे हैं। कंपनी का नाम है तुम्हारा हेम्पस बायो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हेम्पस बायो जैसे नाम थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है साथियों। तो कंपनी का IPO क्या बेसिकली बहुत छोटा है। तो IPO को जाने उससे पहले उस कंपनी का धंधा समझ लेते हैं कि आज जिस कंपनी का IPO में हम लगाने जा रहे हैं वो कंपनी का बेसिकली काम क्या है या व्यापार क्या करती है वो। तो ये कंपनी क्या है कि FMCG का एक तरह से प्रॉक्सी प्ले है। FMCG मतलब जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा जो डेली यूज़ में आने वाले प्रोडक्ट होते हैं उनका एक प्रॉक्सी प्ले है। इसका व्यापार है बेसिकली। बिजनेस जो है ना, ये फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं ना, आपने उनको लिक्विड में फॉर्म पाउडर फॉर्म में देखा होगा कि आपने देखा होगा पाउडर फॉर्म में आते हैं, उसको घोलो तो उसका टेस्ट बिल्कुल मैंगो के जैसा ही हो जाता है। कोई मैंगो का फ्लेवर्स होता है, कोई एप्पल का फ्लेवर्स होता है, कोई बनाना का फ्लेवर्स होता है। या मतलब इसका जो मेजर काम है ना, वो फ्रूट को मतलब फलों को सुखा के और उसको पाउडर में तब्दील करती है। उसको फिर अलग अलग अपनी जो फैक्ट्रियाँ हैं, इंडस्ट्री हैं या जिसको भी लगती है, किसी को नेस्ले मान लो, किसी को स्लाइस बनाने के लिए, तो स्लाइस तो मैंगो से तो बनेगा नहीं, वो पाउडर से बनता है। उसमें कुछ केमिकल वगैरह डलते हैं, कुछ पाउडर वगैरह डलते हैं, तो उससे वो स्लाइस तैयार होता है। ऐसे ही माज़ा, ऐसे ही आप जो लीची का प्रोडक्ट से आपने देखते हो ना, वो जो पीते हो लिक्विड, वो बेसिकली क्या लिक्विड जो होता है ना, वो इन्हीं के प्रोडक्टों से तैयार होता है। कंपनी बहुत छोटी है, SME सेक्टर की कंपनी है। समझ लेते हैं कि कंपनी कितने करोड़ की है और क्या जुटाना चाहती है। तो बात करें अगर हेम्पस बायो लिमिटेड की, तो हेम्पस बायो 6 करोड़ 22 लाख रुपए जुटाना चाहती है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, मतलब पूरा जितना भी पैसा आएगा ना, 6 करोड़ 22 लाख, वो पूरा का पूरा प्रमोटरों की जेब में जाने वाला है। ये एक सबसे बढ़िया बात है। दूसरी बात, अब अगर कोटे की बात करें कि यार कितना कोटा इसमें किसके लिए रिजर्व रखा गया है, तो जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनके लिए एक भी कोटा नहीं रखा गया, मतलब जीरो। रीज़न ये देखो, इनको आवश्यकता है मात्र 6 करोड़ 22 लाख की। और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल होते हैं ना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, क्वालिफाइड कौन होते हैं? जैसे LIC है, SBI म्यूचुअल फंड है, LIC है, तुम्हारा ICICI म्यूचुअल फंड है, कोटक म्यूचुअल फंड है। तो ये जितने भी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हैं वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के कैटेगरी में आते हैं। तो उनके पास में तो खुद का जो AUM है, एसेट मैनेजमेंट जो यूनिट है, वो कई हज़ार करोड़ की है। तो वो चाहेंगे तो जितना इनको IPO में चाहिए उतना तो पूरा अकेले खुद ही उठा लेंगे। तो इसलिए इसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टरों के लिए नहीं रखा गया कोटा। अब कोटा रखा किसके लिए गया है? नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर NII के लिए 50% कोटा रिजर्व रखा गया है। 6 करोड़ में से लगभग 3 करोड़ 11 लाख रुपए जो है वो NII के लिए रखे गए हैं। और जो रिटेल भाई हैं, 50% कोटा रिटेल भाइयों के लिए रखा गया है। मतलब ये मान के चलो कि बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल समझ में आ रहा है। समझते हैं कि IPO कितनी तारीख से कितनी तारीख के बीच में खुला रहेगा। तो साथियों, IPO 13 दिसंबर से लेकर के 17 दिसंबर के बीच में खुला रहेगा। IPO का जो प्राइस बैंड है वो 51 रुपये प्रति शेयर है और 2000 का एक लोट है। मतलब एक लोट को अगर आप एप्लीकेशन लगाते हो तो आपको 2000 शेयरों के लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी और आपका लगभग 1,02,000 रुपये जैसी एक एप्लीकेशन पे पैसा बनेगा। और इसकी अगर समझे कि अलॉटमेंट कितनी तारीख को, तो अलॉटमेंट 18 दिसंबर को है। 18 दिसंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको शेयर मिले हैं या नहीं मिले हैं। अगर आपको अलॉट नहीं होते हैं तो 19 दिसंबर को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर भी क्रेडिट कर दी जाएंगे, जिनको मिल जाएगा, और जिनको नहीं मिलेगा उनके बैंक खाते में उसका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। लिस्टिंग की बात करें तो इसकी जो लिस्टिंग है वो 20 दिसंबर को है। इसकी लिस्टिंग 20 दिसंबर को। सबसे मेन बात क्या है कि इसकी आफ्टर IPO, मतलब IPO आने के बाद जो इसकी वैल्यू बनेगी वो लगभग 22 करोड़ रुपए बनेगी। मतलब बहुत ही माइक्रो कैप, इसको स्मॉल कैप भी नहीं कह सकते, माइक्रो कैप है, बहुत ही छोटी है। अब ऑल ओवर हमने समझा तो सही है, बिजनेस तो अच्छा लग रहा है, इन्वेस्टमेंट भी अच्छी है और इसकी जो व्यापार है ना, बेसिकली जो जिस बिज़नेस को ये करती है, ये B2B और B2C दोनों प्रोडक्टों में काम करती है। मतलब बिज़नेस टू बिज़नेस भी काम करती है। जैसे कोई बड़ी कंपनियां या जैसे वो चली जाए इनके पास तो उनको भी प्रोडक्ट बना के देती हैं, और B2C मतलब बिज़नेस टू कस्टमर में भी काम करती हैं ये। मतलब आप अगर कस्टमर हो तो आप भी इनसे वो प्रोडक्ट ले सकते हो। मेजरली जो इनका ज़्यादातर बिजनेस है वो गुजरात से आता है, मतलब, और लगभग 25% जैसा बाहर से आता है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड से। 75% इनका इंडिया से आता है और 25% जो है ऑल ओवर वर्ल्ड से आता है। वर्ल्ड में अगर बात करें कहाँ कहाँ काम करती है, तो ये वर्ल्ड में तुम्हारा UAE मतलब दुबई, तुम्हारा अमेरिका, कनाडा,
है ना, यहाँ पे काम करती है, वहाँ से इस कंपनी का रेवेन्यू आता है। जितनी भी कंपनी के पास में प्रॉपर्टी है, मतलब जिन कंपनियों में जहाँ पे कंपनी लगा के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट माल बना रही है, वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी लीज़ पे है, मतलब एक तरह से किराए पे ले रखी है, इनकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है। और इनकी जो कुछ एक दो सब्सिडरी हैं जो इनकी दवाई भी बनाती है, मतलब एक तरह से ये इन्हीं की मैन्युफैक्चरिंग जो करती है प्रोडक्ट की, वो प्रोडक्ट दवाई बनाने में भी यूज़ होता है। तो इस तरह से आपने बहुत सी टैबलेट वगैरह देखी होगी, उनमें फ्लेवर जो आता है ना, यार इसमें तो कुछ मैंगो जैसा फ्लेवर है, तो वो फ्लेवर्स जो आता है वो इन्हीं के प्रोडक्ट से आता है। बात करेंगे कंपनी की शुरुआत कब हुई थी, तो कंपनी जो है 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। और लगभग लगभग ये मान के चलो बहुत गहरा अनुभव है प्रमोटरों को, ऐसी कोई बात नहीं है। 14 15 16 साल का अनुभव अगर प्रमोटर रखते हैं तो अच्छी बात है। आईपीओ की अगर बात करें तो प्रमोटरों के पास में जो 100% होल्डिंग थी, वो घट के अब 72% होल्डिंग रह जाएगी। तो कुछ जो सेबी का सर्कुलर रहता है कि भाई आपको अब 75% होल्डिंग कम से कम रखनी है अपने पास में, इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते, तो वो थोड़ा ठीक ठाक नज़र आ रहा है। इसके प्रमोटर की बात करें कि इनका प्रमोटर कौन है, तुम्हारा पल्लवी शाह है, मिताली शाह है, हेदिक शाह है, और तुम्हारा कर्णक शाह है। तो शाह हैं तो शाह तो सब शाह समझ रहे हो, श्री अमित शाह जी हैं। मैं किसी से किसी को रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, पर जैसे इनका कंपनी जो ज़्यादातर गुजरात में है और शाह फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कंपनी में तो दम होगा। थोड़ा सा अगर कोटे पे नज़र डाल ली जाए तो ये इसका एसेट वगैरह कैसे है, रेवेन्यू वगैरह कैसे है, उसको भी देखने में तभी पता चलेगा कि ये ठीक है या नहीं है। तो आईपीओ की अगर बात करें तो आईपीओ कि पहले का डाटा चेक करते हैं जो इन्होंने डीआरएचपी में दिया था। तो 2022 में इनका 3 करोड़ 64 लाख का जो एसेट हुआ करते थे, 2023 में बढ़ के 3 करोड़ 96 लाख हो गए, 2024 में 5 करोड़ 15 लाख हो गए, और 2024 में जो टीटीएम है, ट्रेलिंग 12 मंथ, मतलब अभी तक का जो उन्होंने डाटा पेश किया है, उसमें 6 करोड़ 44 लाख रुपए के एसेट हैं। तो एसेट में नो डाउट सस्टेनेबल ग्रोथ है, ऐसी होनी चाहिए। जैसे तुम्हारे 6 करोड़ 64 लाख या 4 करोड़ 95 लाख, 5 करोड़, फिर 6 करोड़, मतलब एक सस्टेनेबल तरीके से 10 15% की ग्रोथ होनी चाहिए, जो हो रही है, नो डाउट, वो अच्छी बात है। बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यूज़ का जो 5 करोड़ 34 लाख हुआ करता था 2022 में, वो बढ़ के हो गया 5 करोड़ 58 लाख 2023 में, 6 करोड़ 50 लाख हो गया 2024 में, और 4 करोड़ 36 लाख जो अभी इनका ट्रेलिंग 12 मंथ, मतलब इन 3 महीने का जो डाटा इन्होंने डीआरएचपी में दिया है उसमें। तो इसे अगर देखा जाए तो 4 या 12, मतलब 16 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू हो जाएगा, मतलब अच्छी बात है। थोड़ा सा प्रॉफिट पर नज़र डाल लेते हैं, तो 2022 में इनका जो प्रॉफिट हुआ करता था साथियों, वो 12 लाख का हुआ करता था, बहुत स्मॉल प्रॉफिट था। अब 2023 में इनका 36 लाख का प्रॉफिट हो गया। 2024 की बात करें तो इनका जो 50 लाख का प्रॉफिट हो गया, और जो अभी ना ट्रेलिंग 12 मंथ की इन्होंने डीआरएचपी में दिखाया है, 34 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखाया है। तो जैसे कंपनी बहुत छोटी है भाई, 20 करोड़ रुपए की कंपनी तो आईपीओ आने के बाद बनेगी 20 22 करोड़ की, अभी तो बहुत कंपनी छोटी है, तो 30 40 लाख रुपए जैसा प्रॉफिट ठीक है। हाँ, एक विषय ये हो सकता है कि यार इनका जो एसेट और रेवेन्यू तो बढ़ रहा है 4 करोड़ से, और इनका प्रॉफिट कम है। तो बेसिकली क्या, ये जो कंपनी है साथियों, ये रॉ मटेरियल इनका महंगा आता है भाई। ये क्या है कि कोई प्रोडक्ट खरीदेंगी, आम या फल, उसको फिर प्रोसेसिंग करेंगे, उसके बाद उसका पाउडर बनाएंगे, तब उसको बेचेंगे। तो इनके पास में रॉ मटेरियल की कॉस्ट ज़्यादा है, उसके बाद में उसके जो प्रोसेसिंग करने की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी ज़्यादा है। जाहिर सी बात है एम्प्लॉय कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे। कुछ तो कच्चा माल जो रॉ मटेरियल को देखने के लिए, कुछ जो प्रोसेसिंग हो रही है उसके लिए, कुछ प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए, तो इस तरह से इनका थोड़ा सा मार्जिन ऑफ पैड मार्जिन कम है। अब जान लेते हैं कि यार इसका आप पर्पज़ ऑफ आईपीओ क्या है, मतलब ये आईपीओ क्यों लेके आना चाहते हैं, ऐसा इनको क्या रीज़न है, जो इन्होंने सेठ ने, जो उनका कंपनी का प्रमोटर है, उनने क्या बताया। देखो इनको क्या है, एफएमसीजी का जो प्लांट होते हैं ना, उसमें जो उनको प्रोडक्टों की नीड ज़्यादा आ रही है और उसको फिलफिल नहीं कर पा रही है। उसके चक्कर में इन्होंने क्या कहा कि हम ये 6 करोड़ रुपये जो जुटा रहे हैं ना, इससे एफएमसीजी के लिए जो कुछ मशीनरी या इक्विपमेंट वगैरह लगेंगे ना, वो टेक्निकली जो चीज़ें हैं वो लाएंगे। कुछ पैसे ये जर्नल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए यूज़ में लेंगे, और कुछ अपने जो ब्रांड को बड़े लेवल पे जो है ना ऑर्गेनिक ग्रोथ करना चाहते हैं। ऑर्गेनिक ग्रोथ कैसे होगी, जैसे आपने सपोज करो मैं सब मेरठ से बिलोंग करता हूँ, तो आपने मेरठ की जगह आपने गाजियाबाद में भी अपनी होल्डिंग लगवा दी है ना, अपने जो बड़े बड़े कुछ एमआर होते हैं उनको भेज दिए, जाओ आप वहाँ पे जाओ, उस फैक्ट्री में जाओ, उस इंडस्ट्री में जाओ। तो आप जहाँ पे आपको कोई नहीं जानता था, वहाँ जाके आप अपने प्रोडक्ट को दिखा रहे हो कि हम ये सस्ता प्रोडक्ट करते हैं। तो ऑर्गेनिक ग्रोथ मतलब नए तरीके से अपने को पुश देना,
ऑर्गेनिक ग्रोथ कहलाता है। अब ये तो अगर कंपनी का पर्पज ऑफ आईपीओ समझे तो बहुत अच्छा है, मतलब इनका जो आईपीओ है ना, वो कोई ऐसा नहीं माना जाएगा कि बहुत गलत है, मतलब इनका अच्छा पर्पस है आईपीओ का। आरओसी आरओई के बारे में अगर नज़र डालें तो जो रिटर्न ऑन इक्विटी है इनका वो 21.14 है, वो ठीक ठाक है। आरओसी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो इनका 18.31 का आता है, वो ठीक है, वो वेरी गुड है। मतलब एबिटा मार्जिन की बात करें, अर्निंग बिफोर टैक्स मार्जिन, वो 18% का निकल के आता है। और जो पैट मार्जिन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो है इनका, वो 7.73 का है। जैसे मैं बोल रहा था कि इनका रॉ मटेरियल महंगा है, भाई ये जो अपना कच्चा माल जो लाते हैं उसमें फिर प्रोसेसिंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्ट इनके थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं इनको। भाई 100 रुपये का अगर ये माल बेच रहे हैं तो उसमें इनकी 93 रुपये का तो खर्चा आ रहा है। साथ का जो पैट मार्जिन है, पैट मार्जिन को साथियों आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई अगर प्रोडक्ट आप 100 रुपये का बेच रहे हो, है ना, तो 100 रुपये में आपको 7.73 रुपये, मतलब 8 रुपये बच रहे हैं, मतलब 92 रुपये की आपको उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है। सब रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट सभी मिला के, एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह, तो पैट मार्जिन बहुत कम है। अगर इसकी ईपीएस की बात करें, अर्निंग प्रति शेयर, तो इसका लगभग 1.76 का निकल के आता है, तो ठीक ठाक है। जैसे भाई माइक्रो कैप कंपनी है, भाई बहुत ही छोटी कंपनी है, मतलब 20 करोड़ की कंपनी कुछ नहीं होती आज के दौर में। लोगों के पोर्टफोलियो होते हैं 50-50, 100-100 करोड़ के, तो कंपनी में ठीक है अगर ईपीएस भी देखा जाए तो। अगर पी रेशो की बात करें, प्राइस टू अर्निंग रेशो जो इसका निकल के आता है वो 29 का निकल के आता है, वो बहुत ही अच्छा है। मतलब ठीक है, इस वैल्यूएशन पर जिस तरह से ये एक तरह से प्रॉक्सी प्ले है और 10 की वैल्यू फेस वैल्यू पे आ रही है, मतलब फेस वैल्यू भी इसकी 10 की है, ऐसा नहीं है कि कम की फेस वैल्यू पे आ रही है, तो ठीक है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो इसके जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो तुम्हारा 15 के आसपास है, वो वेरी गुड, अच्छी मानी जाएगी। डेट इक्विटी की बात करें कि इसके पास में कर्जा कितना रह जाएगा, तो 0.31, मतलब 31, वो ठीक है। मतलब ऐसा समझ लो, इसको ऐसा माना जा सकता है कि अगर तुम्हारे पास रिजर्व रखा है 1000 रुपये और 0.31 का मतलब हो गया 300 रुपये आपको कर्ज देना है किसी और का। और अगर किसी के पास में जर्नली अगर डेट अपनी इक्विटी से ज़्यादा रहता तो वो अच्छा साइन नहीं माना जाता। हमेशा जो डेट टू इक्विटी रहती है ना, इक्विटी के आधा रहे ना, 0.5 रहे तो अच्छा माना जाता है। मतलब आपको 1000 रुपये आपके पास रखे हैं, 500 आपको किसी को देने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और कई बार ऐसा देखा गया है, जैसे वोडाफोन आइडिया में है, या मैं किसी भी कंपनी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ ना, मुझे आपको सुन के इन्फ्लेशन होना है ना, आपको खरीद लेना है और ना आपको बेच देना। मैं आपको जर्नली जो बातें समझाने की होती हैं वो बता रहा हूँ। जो डेट टू इक्विटी क्या दर्शाता है कि आपके पास में जो इक्विटी है, जो पैसा है, उसके अगेंस्ट में आपको लोन कितना है। भाई आपको सपोज करो आपके पास में रिजर्व रखा है 1000 रुपये, मैं छोटे लेवल पर समझाता हूँ ताकि जो मेरे भाई हैं बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहे हैं उन तक वो बात पहुँच पाए। भाई डेट टू इक्विटी का मतलब, अगर आप किसी के पास में 2 का डेट टू इक्विटी है, 2% का डेट टू इक्विटी, मतलब आपको 1000 रुपये आपके पास रखा है ना, इक्विटी की वैल्यू, और 2000 रुपये आपको देना है, तो इसका मतलब 1000 आपको और कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। और अगर डेट टू इक्विटी है 0.5 से, तो इसका मतलब 1000 तुम पर रखा है, 500 तुम्हें किसी को देना है। तो जनरली जो भी कंपनी है, जो भी कोई मैन्युफैक्चरिंग काम करती है या कोई सर्विस देती है, उनमें डेट टू इक्विटी देखनी पड़ती है कि कितना होना चाहिए। जनरली वही कंपनी डेट टू इक्विटी के रेशियो में जो 0.5 के नीचे रहे वो अच्छी मानी जाती है, क्योंकि उसको डेट फ्री कंसिडर कर लिया जाता है। क्योंकि भाई देना ही नहीं है, आपको पास में 1 लाख करोड़ रुपए रखा है, आपको 10-20 हज़ार रुपये देना है किसी को, तो कोई ना कोई इशू की बात नहीं है। ऐसा मैंने देखा है। अगर पीवी रेशियो की बात करें, प्राइस टू बुक वैल्यू, उसका क्या निकल के आता है, तो उसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 2.5 का निकल के आता है। वो तो अंडर एक तरह से ठीक वैल्यूएशन कंपनी मांग रही है अपनी। अगर कंपनी के बात में ये प्रमोटर के बाद कितने एम्प्लॉय हैं जो इसके पास में काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है छोटी कंपनी है तो एम्प्लॉय भी कम होंगे। तो अभी कंपनी के पास में 78 एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं जो काम करते हैं परमानेंट बेसिस पर, और कुछ प्रोडक्ट वाले कर्मचारी हैं, मतलब ये परमानेंट कर्मचारी मान लिए जाते हैं। अगर इसके रजिस्ट्रार की बात करें कि इसका रजिस्ट्रार कौन है, तो जिसका रजिस्ट्रार है बिग शेयर, एक बिग शेयर है, जैसे केफिनटेक है, तुमने देखा होगा, या लिंक्डइन टाइम है, ऐसी एक बिग शेयर रजिस्ट्रार है, उस रजिस्ट्रार के पास में ये लिस्ट होगी। अब एसएमई है तो एसएमई को थोड़ा सा देख समझ के ही लगाना ज़्यादा रहेगा अच्छा। अब मैं थोड़ा सा अगर कंपनी को ऑल ओवर बात करूँगी, कंपनी का आईपीओ जैसे हमने एनालिसिस किया, उस कंपनी में क्या लगा। देखो, मैं आपको किसी भी कंपनी में शेयर खरीदने या बेचने की राय नहीं दे रहा, ना ही मेरा आपको किसी शेयर को खरीदने का कोई
राय है कि आपको शेयर बेच दो या ना इस शेयर को खरीद लो। मैं किसी भी कंपनी का एनालिसिस करता हूँ कि यार वो कंपनी में क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, आपके लिए क्या, आपका डिसीजन अपना डिसीजन। देखो वित्तीय आपने शेयर मार्केट में अगर निवेश करते हो या आईपीओ में एप्लीकेशन लगाते हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही करें। जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बोले उसके अनुसार ही करें, क्योंकि शेयर मार्केट में अधिकतर 90% लोग इसीलिए नुकसान खा जाते हैं क्योंकि उनके पास में कोई एग्जिट पॉलिसी नहीं होती, एग्जिट फ्रेमवर्क नहीं होता, एंट्री फ्रेमवर्क नहीं होता। क्यों मैं एंट्री कर रहा हूँ, क्यों मैं एग्जिट कर रहा हूँ, निवेश करना कब करना है, कब नहीं करना है, कंपनियों की वैल्यूएशन क्या है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कंपनी क्या काम करती है, व्यापार क्या है उसका, फ्यूचर में चलेगा नहीं चलेगा, ये सब चीज़ें बहुत चीज़ें होती हैं। आपका अपना खुद का आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, आपकी लाइबिलिटी कितनी बनती है, ये जिम्मेदारी आपके अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसको बतानी पड़ती है कि भाई मेरे पास इतनी जिम्मेदारियां हैं, इतना फैमिली प्रेशर है, ये चीज़ें हैं, मुझे ये है, तो उसके बाद ही वो आपको बताएगा कि आपको निवेश करना है कि नहीं करना। तो ऐसे ही कहीं भी आपको आगे शेयर मार्केट में नुकसान ना करें, एफएनओ ना करें, इंटरडे ना करें। मैंने देखा लगभग 80% लोग जो है वो शेयर मार्केट में नुकसान करते हैं। रीज़न यही है कि उनको कुछ एंट्री और एग्जिट का पता नहीं रहता, ना ही कुछ क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। और लेवरेज लो टाइम का, आप शेयर मार्केट में निवेश करो, पैसा लगाओ, छोड़ दो। आप उसमें रोज़ एंट्री बनाओ, रोज़ एग्जिट करो, रोज़ एंट्री बनाओ, रोज़ एग्जिट करो, टैक्स वगैरह दे के ही आपको अपने घर से ही देना पड़ेगा वो। एफएनओ वगैरह इंटरडे वगैरह में नुकसान ही होता है। जब 90% तो मैंने देखा है, आप जो प्रॉफिट कमाते हैं उनसे पूछना, लगभग 10% लोग हैं जो प्रॉफिट कमा लेते हैं। अब जो 90% है उनको जो एक डोपामिन रिलीज होता है कि आज मेरे को 2,000 का नुकसान हुआ, कल 3,000 का प्रॉफिट हुआ, परसों 4,000 का लॉस हो जाएगा, तो 2,000 और घर से चले जाएंगे। तो इंटरडे ना करें, एफएनओ ना करें। जो भी करना है आप देख सोच समझ के करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही करें। बात कर लेते हैं कि कंपनी का ऑल ओवर अगर बिजनेस मॉडल देखें तो अच्छा लग रहा है, कंपनी की मार्केट में डिमांड रहने वाली है, फ्यूचर अच्छा है ना। दवाइयों वगैरह में भी इसके प्रोडक्ट आते हैं, तो इसलिए इस कंपनी की हमेशा डिमांड बनी रहेगी। क्योंकि बच्चों को आप दवाई देखें तो वो जो फ्लेवर आता है फल वगैरह का तो वो खा लेते हैं, नहीं तो जनरली थूक देते हैं छोटे बच्चे। हम भी ऐसा ही करते थे, कोई यूनिक नहीं है कि हमने नहीं किया, ऐसा कुछ और नहीं, सब लोग ऐसे ही करते थे बचपन में, सब ऐसे ही। तो इसका ये जो प्रोडक्ट है वो दवाइयों में भी यूज़ होता है, पहली बात तो। और दूसरा क्या, एफएमसीजी प्रोडक्टों में भी यूज़ होता है। तो कहीं ना कहीं इसकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी। हेम्पस बायो की कंपनी छोटी है, माइक्रो कैप कंपनी है। थोड़ा सा अगर बात कर लें इसके ख़राब चीज़ों की भी बात करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो कंपनी के पास क्या केस चल रहे हैं, 2-3 केस हैं जो कंपनी के पास चल रहे हैं। दूसरा क्या, कंपनी के पास में इन्वेंट्री बढ़ती जा रही है। इन्वेंट्री क्या है कि आपने माल बना लिया है और वो माल बिक नहीं पा रहा, वो किसी कारण से, है ना। और दूसरी बात क्या है कि लोन जो है ना कंपनी का, जैसे इतनी छोटी कंपनी है तो लोन क्यों बढ़ा रही है। हो सकता है इस कंपनी आईपीओ के बाद में कुछ लोन दे या रीपे करे। तो जनरली ये चीज़ें देखी जाती हैं। ऑल ओवर कंपनी अच्छी है, वेरी गुड है। जीएमपी की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा चल रहा है और फ्यूचर में भी डिमांड बनी रह सकती है। ऐसा लगता है कि आपको अच्छे लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। आपको मेरे से सुन के आईपीओ एप्लीकेशन नहीं लगानी, आपको अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही एप्लीकेशन लगानी है। मैं आपको कंपनी के बारे में जो अच्छी और जो बुरी चीज़ें हैं वो बता दे रहा हूँ। कंपनी का आईपीओ बहुत छोटा है, मतलब 6 करोड़ 22 लाख रुपए कंपनी आईपीओ के जरिए जुटाना चाहती है, बहुत छोटा है। तो आपको जो भी डिसीजन लेना है वो सोच समझ के लेना है, फाइनेंशियली एडवाइजर से पूछ के ही लेना है। साथियों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।